Hello everyone. So once more today I am here with the topic voice. Today we will study about the passive voice of present continuous tense. Just see here. Present continuous tense. Present continuous tense has two more names. This is something about tense, so I would like to tell you here about tense too. Present continuous tense, it has two more names. First is called present progressive tense and second present imperfect tense. मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के दो और नाम होते हैं. पहला आपका होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. सो लाइक दैट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम दो और तरीके से जान सकते हैं. अब हमको पढ़ना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है और उसको हमको एक्टिव टू पैसिव करना है तो कैसे करेंगे. तो यहां देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग और पहले हमको जानना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है. तो यहां एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया जाता है वो इज एम आर होता है. इज एम आर, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है कि बी का फर्स्ट फॉर्म ये आपका होता है. अब एक्टिव वॉइस में इज एम आर हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होता है. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जनरली एक्टिव वॉइस का फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा. सबसे पहले होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी वर्ब. ऐसे यहां पे हमने दिया है इज एम आर में. अब बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर. उसके बाद से हमको लगाना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वर्ब आईएनजी फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहां आपको दिख रहा है ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है. उसके बाद से हमको ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी और भी हो सकता है अगर सेंटेंस में उसकी डिमांड है तब, और नहीं डिमांड है तो कोई बात नहीं. तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट बी का फर्स्ट फॉर्म मतलब इज एम आर, वर्ब आईएनजी इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स भी रह सकता है, ये कंपलसरी नहीं है. अब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को शी इज राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज. अब हमने देखा कि यहां पे सी हमारा सब्जेक्ट है. अब सी हमारा सब्जेक्ट है, बी का फर्स्ट फॉर्म तो इज यहां पे लगा हुआ है क्योंकि सी सिंगुलर नंबर है. हमको फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है. वर्ब आईएनजी फॉर्म मींस राइट का राइटिंग हुआ है और नॉवेल दीज डेज आपका यहां पर एक्स्ट्रा है. इससे इसके होने या ना होने से हमारे पैसिव वॉइस में या एक्टिव से पैसिव करने में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला है. अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब देख लिए, अब पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब देखना है. तो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वो होता है इज एम आर, मतलब बी का फर्स्ट फॉर्म और प्लस वर्ब में बी वर्ब में आईएनजी, मतलब बी फर्स्ट फॉर्म प्लस बीइंग इसको बोल सकते हैं. तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता है. अब जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज करेंगे. अब देखो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन टेंस हैज 4 सेंटेंसेस. ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक टेंस में क्या होता है, 4 सेंटेंसेस होते हैं. अब पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इट इज वेल नोन टू यू. तो अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे, लेकिन फिर से हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का
फार्मूला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का, वह क्या होता है? तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इज एम आर होगा। वर्ब का आईएनजी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का शॉर्ट नेम होता है पीपीआर। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल जैसे क्या है? सी इज राइटिंग अ लेटर। अब हमको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? पैसिव वॉइस में आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट से शुरू होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वही सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लगता है? नॉमिनेटिव केस। यहां पे नॉमिनेटिव केस आपका पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस। अब क्या है? हमको इज, बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट वहां पे है, कौन सा नॉमिनेटिव केस यहां पे लिखा गया है या रखा गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको आप कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वर्ब थर्ड फॉर्म इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ये बाई को लिखने के बाद, और सब्जेक्ट का कौन सा केस लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब इसको हम सी इज राइटिंग अ लेटर, यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए कैसे होगा? सी इज राइटिंग अ लेटर मीन्स हियर अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? अ लेटर को हम यहां पर लेकर आएंगे। अ लेटर इज सिंगुलर नंबर, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में से हम निकालेंगे इज बीइंग, और इसके बाद अ लेटर इज बीइंग। अब देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। राइट का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा रिटेन। अ लेटर इज बीइंग रिटेन, बाय लगाएंगे, और फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहां पर सी है, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह होगा हर, और हम यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सॉरी, नो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। तो हम यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। अब एक एग्जांपल और आप देख लीजिए। राम इज स्कॉल्डिंग देम। राम इज स्कॉल्डिंग देम, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर राम सब्जेक्ट है और देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब दोनों को इंटरचेंज करना है। देम यहां आना है, राम यहां जाना है। सो देम को जब हम यहां लेके आएंगे तो उसको हम नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। देम को जब लेके आएंगे तो उसको हमको नॉमिनेटिव में चेंज करना है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो हम यहां देम का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे दे। अब जब दे लग गया, सो इज, एम, आर में भी हम निकालेंगे आर, बिकॉज आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर। सो दे आर बीइंग। स्कॉल्ड इज अ वर्ब, सो स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलें तो बहुत बेहतर होगा। दे आर बीइंग स्कॉल्डेड बाय। राम इज सब्जेक्ट, इट विल बिकम ऑब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। सो जितने नाउन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों एक होता है, यह भी चीज ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो हम राम का यहां पर राम लिख देंगे। ये हो गया आपका राम इज स्कॉल्डिंग देम का पैसिव वॉइस हो गया दे आर बीइंग स्कॉल्डेड बाय राम। अब नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस है वह है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी टेंस का निगेटिव सेंटेंस आप ले लो, थोड़ा सा भी ये लोड लेने की जरूरत नहीं है कि निगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस का मतलब है नॉट। निगेटिव सेंटेंस का मतलब है नॉट लगाना है हमें।
अब उस नॉट का प्लेस कहां है, किस जगह लगाना है, तो उस नॉट को हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हमारा एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। अब अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, तो जब पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे तो उसमें भी इज एम आर के बाद ही नॉट लगेगा, उसका दूसरा कोई प्लेस नहीं होगा। अब यहां एक सेंटेंस मैंने दिखाया कि ही इज नॉट डूइंग इट। यह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस में है। अब हम अगर इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो पैसिव का फार्मूला जानेंगे, तो फार्मूला सब सेम रहेगा जो अफर्मेटिव में था, बस एक नॉट की बात है। तो नॉट को हम कहां लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और उस हेल्पिंग वर्ब में किसके बाद, इज एम आर के बाद। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस हुआ, ये इज एम आर हुआ, और चूंकि यहां पे हमें नॉट प्लेस करना है, इज एम आर इन तीनों में से कोई एक ही एक बार में लिखा जाएगा। अब हमको नॉट को इज एम आर मतलब यहां पे प्लेस करना है बीइंग के पहले। अब हमारा हो गया बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगेन बाई, अगेन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, उसी ऑब्जेक्टिव केस को हम डूअर बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं। अब हम इसी सेंटेंस को ही इज नॉट डूइंग इट को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें एज पर द फार्मूला गिवन, तो क्या होगा, इट को बाहर निकालेंगे, इट हुआ, इट इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, सो इट इज लगाया, सेंटेंस निगेटिव में है, आफ्टर इज नॉट लगेगा, इसके नॉट के बाद यहां बीइंग लगा हुआ है, तो बीइंग हो गया, इट इज नॉट बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, बाई लगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, फुल स्टॉप। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आई एम नॉट सेइंग सो। एक सेंटेंस है आई एम नॉट सेइंग सो। अब इसको हमको पैसे में चेंज करना है। अब यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है शो। अब शो को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आएंगे तो शो को क्या लिखेंगे, ये एक कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बताऊं कि शो को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आते हैं तो उसको लिखते हैं इट। एक बात आप बहुत रिमार्केबल है, आपको जानना चाहिए, वेन एवर शो इज brought at the place of subject from the place of object, it is changed into it। इसको हम it में चेंज करेंगे तो यह सो यहां पे आएगा और यहां पे हो जाएगा it। अब फिर से क्या है, it के बाद इच, यहां m के बाद नॉट है, फिर हम नॉट को इच के बाद प्लेस करेंगे, इट इज नॉट, हम फिर लगाएंगे being, it is not being said by I का ऑब्जेक्टिव केस me। सो आई एम नॉट सेइंग शो को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा इट इज नॉट बीइंग सेड बाय मी। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब जो अगला है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। It is a little more complicated than other sentences। Interrogative sentence में क्या होगा, it is of two kinds, already it has been told to you, it is already discussed that in a tense a interrogative sentence is of two kinds। First, yes no interrogative sentence, yes no interrogative sentence। अब यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बताया कि हिंदी में जो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में। इन हिंदी इट इज स्टार्टेड विद क्या।
अब उस क्या की जब इंग्लिश बनानी होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में उस क्या की इंग्लिश उस पार्टिकुलर टेंस के हेल्पिंग वर्ब से बनाई जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। तो हम सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के फार्मूला में क्या यूज करेंगे, इज, एम, और। इन तीनों में से कोई एक बार में एक ही लिखा जाएगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म विच इज known as present participle, and after that object question mark is mandatory here because it is interrogative sentence means question, so for asking question mark is essential। अब एक सेंटेंस यहां दिया हुआ है, इज द टीचर टीचिंग देम संस्कृत। आ गई बात, मैं आपको कल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया और ऑब्जेक्ट में मैंने बताया इट इज ऑफ टू काइंड्स। अब इस सेंटेंस में दोनों काइंड के ऑब्जेक्ट यहां पे दिए हुए हैं। देम ये लिविंग है मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और संस्कृत क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब दोनों में से एज पर रूल जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है हम किसी को निकाल सकते हैं और जो हमारा कंडीशन है उसको हम फुलफिल करेंगे। अब पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर एक्टिव आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब यहां एक्टिव किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद से हम देखेंगे कि यहां पे हम सब्जेक्ट लिखे हैं इज एम आर के बाद, तो हम यहां पर भी इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। देन बी का आईएनजी मतलब बीइंग, then verb third form means past participle form of the verb, then by, after by subject को लिखेंगे but in objective case and then question mark is put, ये आपका हो जाएगा। अब यहां सेंटेंस जो दिया है इज द टीचर टीचिंग देम संस्कृत, हम इसको चेंज करते हैं एज पर द डबल ऑब्जेक्ट्स। सो सबसे पहले अगर हम स्कूल है देम को अगर हम बाहर निकालें तो देम को जब बाहर निकालेंगे तो देम का नॉमिनेटिव केस दे होगा। अब दे के हिसाब से जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आर हो जाएगा, आर, और यहां पर हो जाएगा दे, आर दे। अब हो जाएगा बीइंग, आप ऊपर फार्मूला में देखिए आर दे बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, सो आर दे बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा टॉट। Are they being taught what? Sanskrit. Are they being taught Sanskrit? By, here the teacher is subject, it will become object, so by the teacher. Then question mark. One more example. Are you wasting water? This is a sentence. Are you wasting water? Now this active voice is to be changed into passive voice. So water here means you is subject, water is object. Now water will come at the place of subject and you will go at the place of object. So water को जब यहां लेके आएंगे तो वाटर का वाटर ही होगा, वाटर का सिंपल सी बात है, वाटर इज अ नाउन, और वो तो आएगा तो वाटर को अगर ऑब्जेक्ट से लेके सब्जेक्ट पे आएंगे तभी नाउन होगा, सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तभी नाउन, तो वाटर वाटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब वाटर यहां आएगा तो वाटर मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर नंबर होगा, तब यहां पे हमारा हो जाएगा इज, इज वाटर, देन बीइंग, इज वाटर बीइंग, वेस्ट थर्ड फॉर्म्स का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वेस्टेड, बाई, एंड यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो पार्ट कर लेंगे।
अब सेकेंड है WH क्वेश्चन और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दूसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, तो हम सारा फार्मूला हमारा यस नो इंट्रोगेटिव का रहता है, बस उसके पहले हमको क्वेश्चन वर्ड यहां पे ऐड करना होता है। आप देखिए, आप मैच करेंगे तो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था वो यहां से शुरू हुआ था, यहां से यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने ऐड क्या किया है? बस एक क्वेश्चन वर्ड ऐड किया है। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, तो पैसिव वॉइस का ही फार्मूला और उसका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। तो फार्मूला तो यहां रिटेन है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन इज एमआर, देन ऑब्जेक्ट, किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। फिर बीइंग लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करें, व्हाई आर यू सेइंग सो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे? वाई का वाई रहेगा। सो जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट सो इज चेंज इनटू इट, तो सो को जब इट में चेंज करेंगे तो यहां पर इज हो जाएगा, वाई इज इट, वाई इज इट। देन बीइंग said, why is it, being, why is it being said by, and you is objective or nominative both, so why is it being said by you? I would like to give you one more example. Ratna is writing a book on English why is Ratna writing a book on English grammar? So why is Ratna writing a book on English grammar? इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो why के जगह पर why ही रहेगा। A book on English grammar, here object is a little more longer. A book on English grammar, only a book is not object. Here a book on English grammar is an object. So why is a book on English grammar being right third form written by, and Ratna is subject, so it will be written at the place of object and question mark. Once more, the sentence is, why is Ratna writing a book on English grammar? When this active voice will be changed into passive voice, it will be why first of all, then helping or as per a book on English grammar. So why is a book on English grammar will be written here. After that being यहां हम लिखेंगे ही लिखेंगे, or past participle form means third form, so writing का written हो जाएगा। उसके बाद से हमको बाई लगाना ही लगाना है, सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। रत्ना आपका नाउन है तो उसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक होगा,
तो यह नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो यहां भी रत्ना ही रहेगा। तो इस तरह से आपका WH क्वेश्चन और यस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएंगे। अब है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इट्स वेरी सिंपल। अगर कहीं पर बात है कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो अभी हम लोग जो इंट्रोगेटिव पढ़े वो रूल तो सेम रहेगा। इसमें हमको ऐड क्या करना है, निगेटिव को ऐड करना है। तो जब हमको निगेटिव को ऐड करना है तो निगेटिव को कहां पे प्लेस देंगे, किस जगह हम निगेटिव वाले शब्द को लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है जानना। तो सब कुछ इंट्रोगेटिव जैसा रहेगा। जहां पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके ठीक बाद नॉट हम लिख देंगे, बाकी चीजें एज इट लिखेंगे, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो लगा देंगे। तो कुछ करना नहीं है, इधर का भी शुरू का भी सब सेम रहेगा एज पर इट वाज इन इंट्रोगेटिव, लास्ट का भी सेम रहेगा एज इट वाज इन इंट्रोगेटिव। ओनली एक चेंज करेंगे, जहां पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट को प्लेस दे देंगे, चाहे वह यस नो इंट्रोगेटिव हो और चाहे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यह मैटर नहीं करता है। हर कंडीशन में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो अब एक सेंटेंस है, इज सी नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, और इसके लिए पैसिव का फार्मूला यहां पे देखो। सबसे पहले ये आपका इंट्रोगेटिव वाला इज एम आर निकला ही निकला रहेगा। जो यहां पर है ये आपका पैसिव का फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो ये जैसे क्या है, ऑब्जेक्ट का कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। अब ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट। एक तरह से ऑब्जेक्ट का जब नॉमिनेटिव केस लिखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन कभी कभी ये बताना बहुत जरूरी रहता है कि ऑब्जेक्ट को ही हमने नॉमिनेटिव केस में चेंज किया है, क्योंकि लोग पूछ देते हैं सब्जेक्ट कहां से आया, तो भैया इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वहां यहां लिखा गया है, उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज किया गया है। सो ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस ही क्या है, यहां का सब्जेक्ट है। इसके तुरंत बाद नॉट, यहां हमने क्या लिखा है आपको, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। तो यहां हम तुरंत इसके बाद नॉट लगाएंगे। देन बीइंग लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर से सब्जेक्ट जो यहां है वो लगेगा, लेकिन किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद से एक चीज यहां पे बाई को हम इंसर्ट करेंगे। तो एक बार देखिए हमारा क्या होगा, इज एम आर से हमारा एक्टिव वॉइस स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी इज एम आर से स्टार्ट होगा। देन हम ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस यहां पे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद से हम यहां नॉट लिखेंगे, क्योंकि हमको नॉट को प्लेस देना है जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, तो हमने दिया। उसके बाद से बीइंग हो जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर्ब थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के बीच में ही बाई को लिखना रहता है, यहां हो गया। उसके बाद से जो ये ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किए हैं, इसको हम एजेंट के नाम से भी जानते हैं, डूअर के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्रामेटिकल टर्म आपको क्लियर होने चाहिए कि पैसिव वॉइस में एजेंट क्या होता है, पैसिव वॉइस में डूअर क्या होता है। तो जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हम लिखते हैं वही पैसिव वॉइस का एजेंट होता है, वही पैसिव वॉइस का डूअर होता है। अब ये सेंटेंस है, इज सी नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसको अगर हम चेंज करें यहां पर तो क्या हो जाएगा, देखेंगे और स्वीट सॉन्ग को बाहर लाएंगे, और स्वीट सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, तो यहां पे इज हो जाएगा। इज अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग इज अ सब्जेक्ट हियर, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। देन बीइंग लगा देंगे, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो इज सी नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग का पैसिव वॉइस हो जाएगा, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाई हर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया।
किसका? यस नो वाले का। अब एक आपको हम WH का भी देखते हैं। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहां एक सेंटेंस दिया हुआ, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, यहां पे दिया हुआ वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। यह एक सेंटेंस है, इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, ये वेल नोन है। तो वाई को हम वाई के जगह पे रखेंगे। अब हमारा यहां पे योर लेसन इज ऑब्जेक्ट। अब जब वो योर लेसन यहां सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो योर लेसन ही रहेगा, लेकिन वो सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो वाई इज योर लेसन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। वाई इज योर लेसन नॉट, देन बीइंग, वाई इज योर लेसन नॉट बीइंग, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होगा। वाई इज योर लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। So, why are you not learning your lesson can be changed into passive voice with why is your lesson not being learned by you। तो ये आपका हो जाएगा। अब अगर एक चीज देखो, कभी कभी कुछ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें इसको इस तरीके से भी आप इसी सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, why is your लेसन नॉट बीइंग लर्न्ड। हम बाई यू नहीं लिखेंगे। अब योर लेसन है तो योर लेसन को तो यू ही पढ़ेगा ना भाई। हाँ, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, व्हाई इज योर लेसन नॉट बीइंग लर्न्ड। ऐसे पैसिव वॉइस में दे करके अगर हमको कहे कि आप इसको एक्टिव वॉइस में करिए तो जनरली इसका एक्टिव वॉइस हम क्या बनाएंगे, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। हम ये नहीं कह रहे कि यही सही होगा, लेकिन इस तरह का भी फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन के पैसिव वॉइस के रूप में। अब किसी भी सेंटेंस को पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन उस पार्टिकुलर टेंस में अगर हम हूं और व्हाट के रिलेटेड पैसिव वॉइस को ना जाने तो चीजें कुछ कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। सो यहां पे हु इज सेलिंग द लैंड। अब कल के वीडियो में जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने आपको बताया कि हूं जब एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो वह सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसका मतलब हूं यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस हूं को हमको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। जब इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके प्लेस को नहीं चेंज करेंगे, बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, इसका प्लेस वही रहेगा। तो हम हूं को यहीं पर बाई हूं कर सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं बाई हूं। अब ये बाई हूं हो गया। अब हूं यहां सब्जेक्ट है तो इज लगा है। अब यहां द लैंड ऑब्जेक्ट है, द लैंड ऑब्जेक्ट आपका है। अब द लैंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो द लैंड भी सिंगुलर नंबर ही रहेगा। बाय whom इज द लैंड बीइंग, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। सो हो जाएगा बाय whom इज द लैंड बीइंग सोल्ड। इसी चीज को आप चाहें तो बाई को उधर भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, whom इज द लैंड बीइंग सोल्ड बाय। सो whom इज द लैंड बीइंग सोल्ड बाय ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, whom के जगह हूं ही रहने दे सकते हैं और लिख सकते हैं who इज द लैंड बीइंग सोल्ड बाय। ये आपका हो गया। अब देखें व्हाट इज सी डूइंग दिया हुआ है,
इसको कैसे बनाएंगे? सो व्हाट यहां पर ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो व्हाट ही रहेगा, या ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो व्हाट हो गया आपका। अब व्हाट सिंगुलर नंबर होता है, तो व्हाट इज व्हाट, यहां पर आपका यहां जो व्हाट है ये व्हाट ये ऑब्जेक्ट है, और सी यहां क्या है, ये सी यहां है सब्जेक्ट है, सॉरी सी आपका यहां पर सब्जेक्ट है और व्हाट यहां पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये व्हाट आपका सब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन व्हाट का व्हाट ही रहता है, इसका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही रहेगा, तो व्हाट होगा, व्हाट इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, तो यहां इज हो जाएगा। व्हाट इज, अब लिखेंगे बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो व्हाट इज सी डूइंग को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाई हर। मैं एक दो एग्जांपल और आपको देता हूं, जैसे what are you what are you thinking, अगर ये सेंटेंस है तो व्हाट यहां सिंगुलर नंबर है और ऑब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के चलते यहां पे आर लगा हुआ है। अब व्हाट को जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो व्हाट हो जाएगा सिंगुलर नंबर, अब अपने साथ ये इज लेके आएगा, व्हाट इज देन बीइंग होगा, व्हाट इज बीइंग और इसका हो जाएगा थॉट, व्हाट इज बीइंग थॉट, ये लगा, फिर हम बाई लगाएंगे, यू को जब ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो यू ही रहेगा, यहां का ऑब्जेक्ट जो व्हाट है वो सब्जेक्ट बन गया और यहां का जो सब्जेक्ट आपका यू है यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। सो लाइक दैट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस बोलते हैं, का पैसिव वॉइस ओवर हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके आगे के टेंसेस को। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, इसमें कहीं आपको अगर कुछ कमी दिख रही है तो बताइए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।